नमस्कार साथियों, चैनल पर एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर पिछला वीडियो देखकर आए होंगे आवारा मसीहा से संबंधित, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सारांश क्या है, यानी इसका कथानक क्या है, स्टोरी क्या है, इसका जो मुख्य बिंदु है, मूल स्वर क्या है, किन किन बातों पर बात की गई है इस जीवनी में। क्योंकि काफ़ी मोटी जीवनी है, लगभग 500 से ऊपर कुछ पेजेस हैं इस जीवनी में, तो उसे पढ़ पाना थोड़ा समय लेने वाला कार्य है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आज बात होगी इसके विश्लेषण पर, या फिर कह लीजिए इसके विस्तृत मूल्यांकन पर, और एक समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में बिंदुगत तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन बातों पर प्रकाश डाला है इस जीवनी के माध्यम से जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वीडियो को बिना समय ज़ाया किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज बात होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा पर। तो पिछले वीडियो में बात हो गई इसके सारांश पर। अब बात कर लेते हैं परिचय से लेकर एक बिंदुगत तरीके से निष्कर्ष तक जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। आवारा मसीहा केवल एक जीवनी नहीं बल्कि एक युग दृष्टा लेखक की अंतरयात्रा है। युग दृष्टा यानी जिसने एक लंबे समय काल को देखा हो कि क्या हुआ, मतलब ऐसे समझिए आप चीज़ों को, जिसने एक लंबे युग को देखा हो, साक्ष्यों पर आधारित उसका लेखन रहा, उसने जो देखा वही अपने साहित्य में उतारा। फिर चाहे वो समाज की स्थिति हो, राजनीतिक स्तर पर भारत की स्थिति हो, आदि आदि तरीकों से आप इन्हें युग दृष्टा कह सकते हैं। किसे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी को। तो विष्णु प्रभाकर ने इस कृति के माध्यम से न केवल शरत चंद्र के जीवन के तथ्य प्रस्तुत किए हैं, बल्कि उनके साहित्य, संघर्ष, व्यक्तित्व और समय के सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ को भी उजागर किया है। कृति एक अद्वितीय साहित्यिक प्रयोग है जिसमें जीवन, संवेदना और यथार्थ का गहन चित्रण मिलता है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ें तो इसकी विषय वस्तु का विश्लेषण कर लेते हैं विस्तार से। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी विस्तार से चीज़ों को लिखा गया है और उद्धरण भी यहाँ पर दे दिया गया है ताकि चीज़ें तथ्यों के साथ में और प्रमाणों के साथ में प्रमाणिक होती चलें। तो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य शरत चंद्र के उस जीवन को सामने लाना है जिसे उन्होंने स्वयं कभी स्पष्ट नहीं किया। आपने अगर इस वीडियो का सारांश देखा होगा या इस जीवनी के सारांश के संदर्भ में मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा, तो आपको ये जो मूलभूत चीज़ें हैं इनकी जानकारी मिल चुकी होगी। उदाहरण के तौर पर शरत बाबू ने स्वयं लिखा है कि अपने विगत जीवन के बारे में मैं अत्यंत उदासीन हूँ, यानी मैं अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें शेयर नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है या मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसी के चलते मुझ पे जो एलिगेशंस लगे हैं उन्हें कभी क्लैरिफाई मैंने नहीं किया है। उसे लेकर नाना प्रकार की जनुश्रुतियाँ, किसे लेकर, मतलब शरत चंद्र के जीवन को लेकर नाना प्रकार की जनुश्रुतियाँ जो लोगों ने अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली हैं, परंतु मेरे निर्विकार आलस्य को वे बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर सकती है। एक जो अच्छा इंसान होता है या कोई व्यक्ति महान कब बनता है, जब उसके भीतर ये वाला भाव विकसित हो जाता है कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। जब इनसे व्यक्ति आगे निकल जाता है तो वो व्यक्ति जो है महान कहलाता है। उसी स्तर पर या उतना महान व्यक्तित्व ही किसका था? शरत चंद्र जी का था। तो उन्हें बिल्कुल इस बात से कोई मतलब नहीं था या इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। आगे बढ़ें तो इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शरत चंद्र के जीवन को समझने के लिए जीवनी लेखक को कितनी गहराई से उतरना पड़ा होगा। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है, जैसे उन्होंने 2 विवाह किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जीवन भर अविवाहित समझा गया। शराब और अफीम का भी सेवन करते थे, लेकिन नैतिक मूल्यों के प्रति भी निरंतर सजग रहे और लोगों को सजग करते रहे। तो ये इनके जीवन के विरोधाभास का जो अंश है वो यहाँ से आपको पता चल पाता होगा। आगे बढ़ें तो दूसरा पॉइंट आता है इस जीवनी की भाषा शैली पर। तो विष्णु प्रभाकर की भाषा कैसी है? शुद्ध है, भावप्रवण है, यानी भाव कह लीजिए ऐसी नहीं है कि सीधे सपाट शब्दों को लाकर रखती है, उनमें भाव हैं।
कुछ ना कुछ भावात्मक रूप से संचरित कर रही है इनकी भाषा। यानी जब आप पढ़ेंगे इसे जीवनी को तो आपको सीधी सपाट भाषा नहीं लगेगी कि यूं ही इन्होंने कहानी की तरह ब्यौरे दे दिए, बल्कि उसमें रोचकता है, भाव हैं, संवेदनाएं हैं। तो इसके चलते आप ये वाला पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तथ्य परखता है। उन्होंने अनेक स्थलों पर साहित्यिक सौंदर्य को बनाए रखते हुए सहज भाषा का प्रयोग किया है ताकि भाषा क्लिष्ट ना हो और पाठक को आसानी से शरत चंद्र जी के जीवन के बारे में पता चल सके और वो रोचकता से पढ़ सके इस जीवनी को। एक उदाहरण भी दिया गया है कि एक आवारा लड़का अतीत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। इस पुस्तक का नाम आवारा मसीहा रखे जाने के पीछे कारण भी यही है कि एक तरफ तो ये अफीम आदि जैसी जो लत होती है, किसी भी मतलब नशे आदि करते थे कौन, शरत चंद्र जी, जिसकी वजह से उन्हें आवारा कह दिया गया था, आवारा करार दे दिया गया था। वहीं दूसरी ओर नैतिक मूल्यों की बात करते थे और समाज सुधार की बात करते थे, एक समाज सुधारक के रूप में निरंतर कार्यरत रहे। तो इसके चलते ये जो इसका शीर्षक है जीवनी का, उसमें भी विरोधाभास आप देख सकते हैं कि आवारा मसीहा है लेकिन आवारा है, या फिर आवारा होकर भी मसीहा कहलाए कौन, शरत चंद्र जी। यह वाक्य मात्र एक पंक्ति में पूरी कृति का सार प्रस्तुत कर देता है। ये बात अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद में। शरत चंद्र की भाषा की विशेष चर्चा पुस्तक में है। अब सबसे पहले विष्णु प्रभाकर की भाषा की बात होगी, जिसने जीवनी लिखी है, जीवनी लेखक की, जिस पर जीवनी लिखी गई है तो वो एक महान साहित्यकार रहे हैं, तो उनकी भाषा की भी बात इस पुस्तक में की गई है। उन्होंने बाइबल जैसी सरलता वाली भाषा का स्वामी कहा गया है, किसे, शरत चंद्र जी को, जिसने बंगाल की वेदना को अभिव्यक्ति दी है, आवाज़ दी है, किसने, शरत चंद्र ने। आगे बढ़े तो अगले पॉइंट पर आते हैं, शरत चंद्र का सामाजिक दृष्टिकोण। ये जो है यहाँ से आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन की या फिर उनके व्यक्तित्व की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो वाक्यों से उन्हें अलग बनाती हैं, वो भी अब आपको पता चल रही होंगी। तो पॉइंटर्स में आप उन्हें भी नोट डाउन करते चलिए। शरत चंद्र की दृष्टि केवल साहित्यिक रूप से सीमित नहीं थी या फिर सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज की विषमताओं, विशेषकर स्त्री विरोधी सोच, जातिवाद, पाखंड और रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार निरंतर करते रहते थे। यानी जो समाज में व्याप्त विद्रूपताएं हैं, जिनके चलते जो कई वर्ग हैं जिनमें स्त्रियां भी शामिल हैं या फिर कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, उसके साथ में जो शोषण हो रहा है उसको आवाज़ देते हैं या उसकी आवाज़ बनते हैं शरत चंद्र जी। लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने कि मैं अपनी रचना द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहता। मनुष्य हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए। ये विचार किसके हैं, शरत चंद्र जी के हैं, जिसका जिक्र विष्णु प्रभाकर जी ने इस जीवनी में किया है। यह उद्धरण शरत चंद्र जी के मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचायक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक समाज को लेकर कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं, कितने चिंतित हैं शरत चंद्र, ये बात हमें पता चल जाती है। उन्होंने विधवा, पुनर्विवाह, स्त्री स्वातंत्र्य, प्रेम विवाह आदि को स्वीकार्यता दिलाने में साहित्यिक भूमिका निभाई है। अपने साहित्य के माध्यम से एक कलम को हथियार बनाते हुए इन सब या फिर कह लीजिए इन सब विषयों पर या फिर इन सभी सामाजिक रूढ़ियों पर बात की अपने साहित्य में शरत चंद्र जी ने। आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट आता है शरत चंद्र जी और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण, या फिर राजनीति में कितनी सजगता थी, राजनीति को लेकर कितने सजग थे, कितने जागरूक थे शरत चंद्र, ये बात हमें जीवनी पढ़कर पता चलती है। तो पुस्तक में यह भी बताया गया है कि शरत चंद्र केवल साहित्यकार नहीं, एक सजग देशभक्त भी थे। यानी देश को लेकर मतलब समाज सुधार तो करते ही थे, दूसरी ओर एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन, सामाजिक उत्पीड़न और जातीय विषमता का विरोध किया। उन्होंने लिखा है कि साहित्यकार यदि देश की मुक्ति के आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो कौन लेगा। यहाँ पर एक साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी होती है, साहित्य का क्या उद्देश्य होता है। साहित्य सृजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है, बल्कि
उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ होता है। ये बात इस पंक्ति से पता चल रही है। शरत चंद्र जी जो हैं साहित्यकारों को लेकर, जो इनके समकालीन साहित्यकार हैं या फिर जो आगामी साहित्यकार हैं, उनको इस पंक्ति के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रचनाएं स्वतंत्रता आंदोलन के मौन सिपाही की तरह समाज में चेतना निरंतर फैलाती रहीं। आगे बढ़ें तो 5वां पॉइंट आता है जीवनी लेखक की कठिनाई और लेखकीय दृष्टिकोण। अभी तक तो बात हो गई जिन पर जीवनी लिखी गई है यानी शरत चंद्र जी पर। अब बात होगी कि जीवनी लेखक यानी विष्णु प्रभाकर जी ने, जाहिर सी बात है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 14 वर्षों का समय लगा था तथ्यों को जुटाने में, तब जाकर इस जीवनी का लेखन पूर्ण हो पाया और ये प्रकाशित हो पाई। तो ये भी एक काफ़ी संघर्षरत समय रहा है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस जीवनी से संबंधित या इस जीवनी के लिए तथ्य जुटाने में, साक्ष्य जुटाने में, प्रमाण जुटाने में। वे लिखते हैं कि शरत चंद्र का जीवन इतना उलझा हुआ, इतना विशृंखल, और कह लीजिए उनके जीवन में मतलब इतनी विशृंखलताएं हैं, उलझाव है कि उसको आसानी से समझा ही नहीं जा सकता है। उसमें तारतम्यता बैठाना, उसके क्रम को ठीक करना बड़ा दुसाध्य कार्य था। दुसाध्य यानी कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन कार्य था ये करना। उन्होंने शरत चंद्र की जीवनी लिखने के लिए यात्रा की, साक्षात्कार किए, पत्रों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। इस कठिनाई के बावजूद उन्होंने यह जीवनी अत्यंत प्रामाणिक और जीवंत ढंग से प्रस्तुत की, जो कि जीवनी की या फिर हिंदी साहित्य की जो गद्य विधा है जीवनी, उसकी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जीवनी का प्रामाणिक और जीवंत होना। आगे बढ़ें तो 6वां पॉइंट आता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य बनता है कि जो जीवनीकार है यानी जिसने जीवनी लिखी है, जीवनी लेखक है विष्णु प्रभाकर, उनका उनकी जो दृष्टि है या उनका जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को ही पाठक के समक्ष रखेंगे तो पाठक के लिए चीज़ें ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो पाएंगी, यानी पाठक को उसमें उतनी जीवंतता और सजीवता तथा यथार्थपरकता नहीं लगेगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ सकारात्मक पहलू नहीं होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। किसी की ज़िंदगी पूरी वाइट नहीं होती, किसी की ज़िंदगी पूरी ब्लैक नहीं होती। एक ग्रे कैरेक्टर के रूप में लगभग सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। आज के समय में भी देखी जाए या फिर प्राचीन समय की भी बात की जाए तो आप ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो वहीं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है विष्णु प्रभाकर ने। यह कृति केवल गुणगान नहीं है बल्कि इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। लेखक ने शरत चंद्र की कमजोरियों को भी चित्रित किया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे अफीम सेवन, अराजक जीवन शैली, समाज से कटाव को भी छिपाया नहीं, परंतु उन्होंने यह भी दिखाया है कि ये सारी कमजोरियाँ उनकी संवेदनशीलता और विद्रोही सोच से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर आते हैं तो साहित्यिक महत्व और मूल्यांकन। आवारा मसीहा का साहित्यिक महत्व और मूल्यांकन देख लेते हैं। तो आवारा मसीहा हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट जीवनी है। इसमें न केवल एक लेखक का जीवन है बल्कि उस कालखंड का भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शरत चंद्र के साहित्य को बंगाल की आत्मा की अभिव्यक्ति कहना उनके महत्व को प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स के माध्यम से हमने जाना कि इसकी कहानी क्या है, इसमें मुख्य क्या बिंदु छिपे हुए हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से अगर माना जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु हो जाते हैं। निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना, क्या समझा। तो आवारा मसीहा एक ऐसी जीवनी है जो पाठक को केवल जानकारी नहीं देती बल्कि उसे आत्मा से जोड़ती है। किसकी आत्मा से? शरत चंद्र जी की आत्मा से। विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के जीवन, विचार और संघर्षों को जिस संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। दुर्लभ है यानी कि मतलब बहुत कम ही मिलता है देखने को। यह कृति केवल शरत चंद्र के जीवन की कथा नहीं बल्कि उस चेतना का दस्तावेज है जो आज भी हमारे समाज और साहित्य को एक दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है। तो यहीं पर वीडियो एंड होता है। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी
इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने समरी बताई है और जो मूलभूत तथ्य हैं उन पर मैंने चर्चा की है, तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखें। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर कथेतर गद्य साहित्य से संबंधित आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट चेक करिए या फिर यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए। आपको बेहतर नोट्स के साथ में बेहतर एक्सप्लेनेशन का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर यहाँ प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।